अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फ़ारूक वादारिया। तो जी आज का हमारा जो ये व्लॉग है ना, वो इसलिए है कि आजकल जो करंट सिचुएशन चल रही है, मतलब एक हफ़्ते से जो कनाडा की सिचुएशन चल रही है, तो उसके हिसाब से जो मैंने सोचा कि आपको बताऊं गाइड कि क्या अभी पोजीशन चल रही है कनाडा वीज़ा की, क्या सीन है। तो इसके लिए मैंने व्लॉग बनाया। लेकिन उससे पहले काफ़ी लोगों ने मुझे सवालात पूछे ना, क्योंकि कितने लोगों ने फॉर्म सबमिट करवाया मेरा वीडियो देख के और चीज़ें वगैरह करी। तो उन्होंने जब सबमिट करवाया तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि हमने सबमिट करा लिया है, उसके अब सबमिट के बाद क्या सीन है, प्रोसीजर क्या है, पूरा तरह समझा दें। तो मेन हमारा जो व्लॉग है वो ये है कि आजकल सिचुएशन क्या चल रही है कनाडा के लिए, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुक के करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन उससे पहले जो लोगों ने सवालात पूछे हैं ना, कि जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो मैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ जो उन्होंने मुझसे सवालात पूछे हैं, ताकि उनको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि अब उनका आगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या क्या होगा। तो देखें, सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम कनाडा का फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, दो वेब सर्वर्स हैं इसके, आईसीसी पोर्टल और जीसी की। तो बेहतर ये है कि आईसीसी पोर्टल यूज़ किया जाए, जीसी की पुराना हो गया है, आईसीसी पोर्टल पे थोड़ा सा सर्विस फास्ट। जीसी की पे ये है कि वो आपका 60 दिन से ज़्यादा का टाइम ले रहे हैं या इस तरीके से। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर्म फिल। तो फॉर्म फिल जब हम करते हैं तो ये समरी आती है आपकी, जब फॉर्म फिल कर लेते हैं आप, जब सबमिट करने से पहले आपको समरी मिलती है पूरी फॉर्म फिल की। ये मेरी समरी है। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने बोला आप लोगों को दिखा दूँ, तो सारी इसमें डिटेल्स डलती हैं, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट, ठीक है। सबसे पहले डलता है एप्लीकेशन फॉर द वीज़ा विजिटर्स। इसके अंदर ये पर्पस वगैरह, विजिट क्यों कब करना है, क्यों जाना है, ये सब पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन होता है, ये आपको, आप इसके नीचे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद होता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेंट, मतलब एप्लीकेंट के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है, जिसमें पासपोर्ट वगैरह का बताना पड़ता है सारी चीज़ें। इसके बाद आता है सिटीजनशिप प्लेस वियर यू एप्लीकेंट लिव, मतलब आप एप्लीकेंट जो है ना किस सिटी में, किस जगह पे रहता है, मतलब हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। और इसके बाद होता है नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसमें एनआईसी वगैरह इसकी डिटेल्स डालनी पड़ती है। इसके बाद होता है नेम ऑफ इन यूज़ इन द पास, मतलब कोई आपका निक नेम हो जो पास में हो, या कोई कोई लोग होते हैं जिनका पहले नाम कुछ अलग होता है, बाद में चेंज करवा लेते हैं, तो वो चीज़ें उसके बारे में भी पूछा है कि आपने कभी कोई पहले नाम यूज़ किया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब इसके अंदर आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये चीज़ें डल जाती हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक, और ये जो होता है ना एप्लीकेंट, इसके अंदर ये पूछते हैं कि आपका पहले बायोमेट्रिक या ये चीज़ें हुई हुई हैं कनाडा के अंदर, तो ये आपको बताना होता है कि हुई हुई तो येस करना होता है, नहीं होती तो नो करना होता है। इसके बाद फाइनेंस का होता है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन एंड अदर्स, तो उसके अंदर इनकी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। फिर इसके बाद होती है सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह, मतलब सारे एजुकेशन का आपको सब कुछ बताना होता है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आता है ट्रैवलिंग हिस्ट्री। इसके अंदर आपको 5 साल की ट्रैवलिंग हिस्ट्री अपनी डालनी पड़ती है, पूरी समरी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो ऑप्शन है ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बाद, वो है सिक्योरिटी और क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह के हिसाब से, कि आपका कहीं किसी कंट्री में कोई एफआईआर वगैरह कुछ कटा है, तो इसके बाद ये चीज़ पूछते हैं। और मेडिकल का बैकग्राउंड पूछते हैं, आपको कोई पास में कोई बीमारी रही है, इसके लिए मेडिसिन ले रहे हो, या आपको कोई किसी किस्म की भी बीमारी है या कैंसर वगैरह, जो एनी हाउ हर चीज़ इसमें देनी पड़ती है। मेडिकल बैकग्राउंड देना पड़ता है, ठीक है, इसके बारे में बताना। फिर फैमिली इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना पड़ता है, जैसे आपके फादर मदर, बच्चे अगर मैरिड हो तो वाइफ वगैरह, इन सब की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और इसके अंदर फिर आज के बाद ऑप्शन होता है टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स। तो इसके अंदर ये होता है कि आपको अपने पेरेंट्स के बारे में बताना होता है कि आपका पेरेंट्स हैं, मतलब या इंतकाल हो गया, हर चीज़, ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। दूसरा, आप लोग साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है नहीं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं ये लोग। फिर इसके बाद लैंग्वेज जो जिसमें आप बात कर सकते हैं वो लैंग्वेज का बता दें। ईमेल एड्रेस जो आपका यूज़ करते हैं जितने आप, वो सब दे दें। और टेलीफोन नंबर और ये सब चीज़ें फिर से इन्होंने मांग ली। और डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट जो सपोर्ट योर एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर आपको सारी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं। जो आपका डॉक्यूमेंट जो ये मांगता है, प्रॉपर्टी पेपर्स, इन प्रीवियस जो होते हैं 3 साल के टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें देनी पड़ती है। आखिरी में होता है वीज़ा फ़ीस का ऑप्शन, वो वीज़ा फ़ीस के बारे में डिटेल बता देता है। ये सब करने के बाद ये जो समरी होती है ये हो जाती है सबमिट। ये सबमिट हो जाती है तो इसके या तो उसी दिन या 24 आवर्स के अंदर ये आता है कनाडा की तरफ से सबमिशन लेटर, ठीक है, कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। फ़ीस वगैरह पे करने के बाद, फ़ीस पे करने से पहले नहीं था, फ़ीस वगैरह पे हो जाती तो कनाडा आपको सबमिशन लेटर देता है। इसके 2 से 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम टाइम 5 दिन का होता है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन के अंदर
कनाडा आपको एक और लेटर भेजता है, ये कहते हैं इसको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। ये लेटर ये होता है, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर का मतलब होता है कि आपका बायोमेट्रिक का लेटर आ गया, आप जाके कनाडा में बायोमेट्रिक करवा लें। जिनका बायोमेट्रिक पहले कनाडा लास्ट 10 ईयर्स में ले चुका होता है, जैसे किसी का लास्ट 10 ईयर्स में विजिट है या पहले गया हुआ है, तो वो उसका बायोमेट्रिक कनाडा के पास होता है, तो उनको फिर वो देना नहीं पड़ता, उस बायोमेट्रिक की डिटेल दे देनी पड़ती, तो वो उसी बायोमेट्रिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये बायोमेट्रिक फिर तब होता है जब आपका बायोमेट्रिक पहले हुआ नहीं होता। मेरा पहले हुआ नहीं था, तो मैंने बायोमेट्रिक का ये लेटर आया, तो मैंने इसके बाद बायोमेट्रिक करवाया जाके। ठीक है, तो इसके अंदर ये आप बायोमेट्रिक का जब लेटर आता था, तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, जेरीज़ के अंदर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है बायोमेट्रिक कराने का। तो ये फिर जेरीज़ में अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके अंदर भी VFS की आईडी बनानी पड़ती है। VFS की आईडी बनाने के बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो इस तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर आता है। फिर आपको VFS के अंदर जाके ये अपॉइंटमेंट लेटर और ये बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जो आपको बायोमेट्रिक का कनाडा भेजता है, ये दोनों ले जाके पासपोर्ट और NIC के साथ VFS जाना होता है, जो कराची के अंदर जेरीज़ का सेंटर है, इन्हीं के पास VFS के राइट्स हैं, तो वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक देना होता है। बायोमेट्रिक जब हो जाता है, तो मेन आपका जो कनाडा का प्रोसेस जो है ना वीज़े का, वो अभी स्टार्ट नहीं होता। बायोमेट्रिक हो गया, इसके बाद आपका वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर वो केस जो है ना आपका जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसके पास जाता है, फिर वो आपका केस स्टडी करता है। उससे पहले उसके पास जाता ही नहीं है केस, जब तक आपका बायोमेट्रिक नहीं होता। सही है। फिर बायोमेट्रिक का केस होने के बाद वही जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, इन्होंने मैक्सिमम टाइम आजकल तो बहुत तेज़ कर 60 दिन का दिया हुआ, तो 60 दिन के अंदर वो आपको करके जवाब देते हैं। अगर आपको रिफ्यूज़ करते हैं तो रिफ्यूज़ल लेटर आता है। रिफ्यूज़ल लेटर करंटली मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो इस तरीके का पहले लेटर आता है। लेकिन उस रिफ्यूज़ल और वीज़ा के जो वीज़ा अप्रूव होने के लेटर से पहले एक लेटर आता है, इसको कहते हैं BVL, बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर। ठीक है, ये है बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर। तो बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर ये होता है कि इसके अंदर जब आपका बायोमेट्रिक होता है, तो कनाडा आपका बायोमेट्रिक 10 साल तक अपने पास रखता है। तो वो आपको बता देता है कि आपका बायोमेट्रिक मेरे पास इतने साल, जैसे मैंने कराया तो इन्होंने लिखा है कि आपका मेरा बायोमेट्रिक कनाडा के पास 19 मतलब 19 तारीख 7वां महीना मतलब जुलाई 2033 तक इनके पास मेरा बायोमेट्रिक, और मेरी जो इन्होंने बायोमेट्रिक के टाइम पे पिक्चर भी लेते हैं, तो वो इनके पास है। तो इनकेस अगर मैं कभी किसी चीज़ के लिए अप्लाई करता हूँ या कनाडा के अंदर दोबारा कोई वीज़ा अप्लाई करना है या किसी भी किस्म की चीज़, तो मुझे बायोमेट्रिक देने की नीड नहीं, ये लेटर की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो इसको संभाल के रखें। तो अपना जो भी रिकॉर्ड है कनाडा का 10-10 साल का और होता है, तो उसको हमेशा वैसे भी संभालना चाहिए। और कोई भी वीज़ा जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होते हैं उनके रिकॉर्ड हमेशा संभालने चाहिए। किसी ने पहले US का लगवाया तो US का भी रिकॉर्ड संभालें, ताकि नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आप ये चीज़ें देखते हैं कि हमने उस वक्त क्या प्रोवाइड किया था, सेम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो सही रहता है। वरना फिर अगर कोई चीज़ डिफरेंस हो जाती है तो उनके पास रिकॉर्ड होता है, तो ये देखते हैं यार पहले इन्होंने ये बात की थी, अभी ये बात की थी, तो पहले आप गए हुए होते तो फिर दोबारा आपको रिजेक्ट कर देता है कि इन्होंने पहले तो ये बात की थी, अब क्या नहीं बात कर रहा है, तो आपको रिजेक्ट कर देता है या सिक्योरिटी रीजंस में डाल के थोड़ा टाइम गेन कर लेता है, तो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो ये BVL लेटर आता है। ये BVL लेटर तब आता है जब आपका डिसीजन वीज़ा ऑफिसर ले लेता है ना, कि या तो वो डिसीजन ले लेता है कि इसको रिफ्यूज़ हो गया, या आपको डिसीजन लेता है कि इसका अप्रूव हो गया। दोनों सूरत में ये BVL बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर आता है। तो बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर के साथ ही आपका रिफ्यूज़ल या अप्रूविंग लेटर आता है। कभी कभार वेबसाइट ग्लिच कर जाती है, जैसे आजकल बहुत रश है तो कर जाती है, ये लेटर पहले आ जाता है और एक आध दिन के अंदर दूसरा लेटर आता है। इन केस अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते हो गए और इस लेटर के बाद आपका वीज़ा का लेटर नहीं आया अप्रूव का या रिफ्यूज़ल का, तो आप वेब फॉर्म रेज़ करते हैं। वेब फॉर्म रेज़ करने का तरीका अलग है, वो बहुत सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं, वो फिर इंशाल्लाह मैं किसी ब्लॉग में आपको समझाऊंगा। तो वेब फॉर्म रेज़ करते हैं तो उनके पास वापस से एक जाके एक बिलिंक होता है कि यार इनको अब तक मिला नहीं, तो वो फिर दोबारा अपनी वेबसाइट पर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है, रीसेंड कर देते हैं। सही है, लेकिन उसके लिए आपको 1 से 2 हफ्ता वेट करना पड़ता है इस लेटर के बाद, BVL के बाद जो है ना। आपका डिसीजन हो जाता है तो फिर इसके बाद आपको लेटर, जैसे मेरे पास अभी रिफ्यूज़ल का लेटर कोई है नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने अप्लाई किए सब अप्रूव हुए हैं, तो अप्रूविंग का लेटर ये होता है। इसके अंदर ये इस तरीके का लेटर आता है, इसके अंदर ये लिखा था, जैसे ये मेरा लेटर है तो इसके अंदर जैसे डियर, जैसे मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है तो इसमें लिखा हुआ है डियर मोहम्मद फ़ारूक, दिस इज़ द रेफरेंस टू द अबव द मेंशन्ड एप्लीकेशन, मतलब आवर डिसीजन हैज़ बीन मेड ऑन योर एप्लीकेशन, वी रिक्वायर्ड योर पासपोर्ट टू फाइनलाइज प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप अपनी पासपोर्ट दे दो, आपका डिसीजन हो गया। तो ये पासपोर्ट दे दो वाला जो लेटर आता है ना कि वी रिक्वायर्ड योर पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट, इसका जब आता है तो इस पर लिखा होता है पासपोर्ट रिक्वेस्ट। इसकी जो PDF के बाहर जो हेडिंग होती है उस पर लिखा होता है पासपोर्ट रिक्वेस्ट। इस जब पासपोर्ट मांग लेता है तो इसका मतलब आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, क्योंकि अगर रिजेक्ट करना होता है तो वो फिर आपका रिजेक्ट वैसे ही कर देता है, आपको रिफ्यूज़ल लेटर दे देता है, पासपोर्ट वगैरह मांगता नहीं, क्योंकि इस पर स्टैम्प नहीं लगता। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके रिफ्यूज़ल की वजह से आपकी पासपोर्ट गंदी नहीं होती।
और इसके बाद जब आपका ये BVL आ जाता है तो फिर इसके बाद आपको दोबारा VFS पे एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उससे पहले जब हम लोग बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट ले रहे थे तो बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट कहलाता है, ये होता है बायोमेट्रिक एंड एनरोलमेंट, ठीक है ना, इसका आपको लेना पड़ता है अपॉइंटमेंट। इसके बाद जो होता है जब आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाती है, आपको पासपोर्ट सबमिट करवानी होती है, तो इस वक्त आपको लेना पड़ता है अपॉइंटमेंट इसका पैकेजेस एंड ट्रांसमिशन। पैकेजेस एंड ट्रांसमिशन का आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो जिस दिन का अपॉइंटमेंट हो उस दिन पासपोर्ट लेके जाएँ, NIC वगैरह, और ये लेटर ज़रूर लेके जाइएगा, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर, क्योंकि ये और ये दोनों लेटर ये आप लेके जाएंगे तो वो आपका पासपोर्ट लेंगे, इस लेटर के साथ आगे देंगे एम्बेसी के अंदर। अच्छा, जब पासपोर्ट मांग लेते हैं तो इसके अंदर 10 से 12 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट दोबारा मिल जाता है। वीज़ा लगने का 10 से 12 दिन का मैक्सिमम टाइम लेते हैं, वैसे एक हफ्ते में आ जाता है। अब तक भी जो रश के अंदर भी एक हफ्ते में आ रहा है, वरना तो वैसे जब रश नहीं होता था और जब स्टार्ट हुआ था तो 2-3 दिन में आ जाता था पासपोर्ट, क्योंकि एम्बेसी में जब पासपोर्ट आता है तो एम्बेसी से एक ही दिन में निकल जाता है। सही है। तो ये जो है टोटल प्रोसीजर है अप्लाई करने से लेके पासपोर्ट देने तक का। तो इसके अंदर जितना भी टाइम लगे लेटर आने में आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट का, जैसे जो वो हैं कैन प्लस वाले हैं उसका 10 दिन के अंदर आ जाता है, तो उनको 10 दिन के अंदर ये लेटर आ जाता है कि पासपोर्ट सबमिट कराओ या रिफ्यूज़ल। और अगर जो वो है नॉर्मल वाले उनको 60 दिन के अंदर का टाइम लेते हैं, तो 60 दिन के अंदर कभी 1 महीने में भी आ सकता है, 20 दिन में भी आ सकता है, 15 दिन में भी आ सकता है, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। सही है। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि यार सर हमने जमा करवा दिया है और हमारा जो है ना BVL लेटर भी आ गया, BVL लेटर आ गया, लेकिन अब तक हमारा PR मतलब पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आई। तो उसका मैंने आपको बता दिया कि जब BVL जमा आ जाता है तो इसका मतलब आपका डिसीजन हो गया है, टेंशन नहीं लो, आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आ जाएगा, या रिफ्यूज़ल लेटर अल्लाह ना करे वो होगा तो वो आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको 1 से 2 हफ्ता सब्र करना पड़ता है। उससे पहले आप वेब फॉर्म भी रेज़ नहीं कर सकते। 2 हफ्ते के बाद आप वेब फॉर्म रेज़ कर दें तो उनके पास दोबारा ब्लिंक कर जाएगी आपकी एप्लीकेशन, तो वो दोबारा रीसेंड करवा देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। अब ये रही आपको जो काफ़ी लोगों ने सवाल किया था कि क्या प्रोसीजर है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब जो है आजकल का करंट पोजीशन क्या चल रही है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आजकल जो करंट पोजीशन है, फिर कनाडा आपने जो आज से पहले था वैसा हो गया है, लेकिन उससे अभी अच्छा रेशो है। उस वक्त तो बहुत रिजेक्शन होती थी, अब वो रिजेक्शन नहीं, लेकिन अब रिजेक्शन आना शुरू हो गई हैं। बीच में जो नॉर्मल लोगों के जो अप्रूव हो रहे थे वो इसीलिए हो रहे थे क्योंकि कनाडा के अंदर कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों ने वीज़े अप्लाई किए, ठीक है, और बहुत सारी एप्लीकेशन गई। तो इसके बाद इन्होंने 3-3 साल वेट किया लोगों ने, तो इन्होंने उन लोगों को अप्रिशिएट किया कि यार बेचारों ने 3 साल वेट किया है तो इनको वीज़ा अप्रूव कर दो। तो उस चक्कर के अंदर काफ़ी वीज़े लग गए, और उसके बीच में भी लोगों ने अप्लाई किए ना नॉर्मल, तो उनके भी लग गए। लेकिन अब वो सारे उन्होंने अपने जो पिछले जो जितने भी केसेस थे सब कुछ क्लियर कर दिया। तो अब जो है ना नॉर्मल जो वापस से रिफ्यूज़ल वगैरह, अब आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे ही आपको वीज़े मिल रहे हैं। अब जो लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट आके बट रहा है या बहुत लग रहा है, वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब रिफ्यूज़ल आना शुरू हो गई हैं। तो अभी जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूर ये चीज़ नोट करें। और आप अगर आपके पास US वीज़ा है तो मसला नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, और आपका अभी भी कैन प्लस का वही रेशो है, उसके अंदर कोई रिजेक्शंस का मतलब इतना वो ख़राब रेशो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका नॉर्मल वीज़ा है तो उसके अंदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स बहुत डालें। अगर आप हमसे गाइड लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि नॉर्मली क्या क्या देना चाहिए। तो उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना हमेशा की तरह, जैसे तरीका मैंने पहले भी बताया, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या दो। तो उसको इस बात पे श्योरिटी हो जाए कि ये बंदा वहाँ फिसलेगा नहीं, जेन्युइन बंदा है, घूमता फिरता रहता है, वापस आ जाता है अपनी कंट्री में। तो वो सारी श्योरिटी के लिए उनको एक अच्छा सा बैकअप दिखाना पड़ता है और सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें। तो आजकल रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर आपका केस अच्छा है, जेन्युइन है, तो ही मैं, अगर आप मुझसे कोई मशवरा लेता है मैं उनको तभी मशवरा देता हूँ, क्योंकि मैं बात बिल्कुल पक्की करता हूँ। मुझे कोई झूठ बोलने का शौक़ नहीं है कि आप फ्रेश पासपोर्ट बनवा के दे दो या कुछ भी, क्योंकि आजकल लोग ये बोल रहे हैं कि फ़्रेश पासपोर्ट पे लग रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, लग वग नहीं रहा। हाँ, तुक्के लग जाते हैं, तुक्का लगता है, लेकिन वो भी 100 में 1 का लगता है। तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे और भी तुक्के लगें लोगों के, काफ़ी निकल जाएँ, क्योंकि हर बंदा चाहते हैं और उनका ख्वाहिश पूरी हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो लेकिन आपको जब अप्लाई करना है तो आप अपनी तरफ से 100% अप्लाई करें। या अगर आपको अपने 50-60 हज़ार रुपये ज़ाया करने का शौक़ है तो अगर ट्राई करना है तो ट्राई कर लें। अगर आपको उसको गम नहीं खाते हैं, अगर आपको है कि हाँ कोई बात नहीं चले आए, तो फिर तो बोले ट्राई करें, अच्छी बात है, ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये है कि यार मेरे 50,000 रुपये ज़ाया हो गए, तो इस तरीके का रिस्क ना लें बिला वजह, क्योंकि आजकल आपको पता है कि अब मुल्क के हालात क्या हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। तो बिला वजह पैसे ज़ाया नहीं करें। हाँ, अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा,
ऐसा स्ट्रॉन्ग होगा कि हमें इतनी % भी श्योरिटी मिल जाए कि यार आपको 50% भी वीज़ा मिलेगा, 60% भी मिलेगा, तो हम आपको बोलेंगे अप्लाई कर दो। लेकिन अगर 30% के रेशो पे या बिल्कुल ही आपका कोई चीज़ है नहीं, ना आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा है फाइनेंशियली, क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर टैक्स रिटर्न और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, इसके अलावा ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। तो ये सब चीज़ें जो मैटर करती है ना, या आपके प्रॉपर्टी पेपर, जो आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो, तो उसके सपोर्ट में हम उसके यूटिलिटी बिल्स भी दे देते हैं कि भाई देखो हम उसके अंदर हर साल 80,000 रुपये का के इलेक्ट्रिक का बिल भरे, क्योंकि आजकल यही नॉर्मल आ रहा है। तो वो सब चीज़ें केस को स्ट्रॉन्ग कर देती, तो वो उसको एक श्योरिटी दे देती है वीज़ा ऑफिसर को कि नहीं यार ये यहाँ पे जब इतना रह रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो कहीं जाएगा नहीं, इसकी यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी है। तो खैर इन सब चीज़ों को ध्यान रख के वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है। उससे बेहतर है कि आप यूएस का अप्लाई कर दो, क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है, वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन वैसे ही निकाल लेगा, उसको किसी चीज़ की श्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। अब भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।